यह व्लादिमीर पुतिन के पूरे जीवन का सबसे बड़ा क्रिसमस अपमान हो सकता है। हफ्तों से वे दावा कर रहे हैं कि कुपियानस्क पूरी तरह रूसी नियंत्रण में है। उन्होंने तो राष्ट्रीय टेलीविजन पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का मजाक भी उड़ाया, उन्हें फ्रंटलाइन पर जाने के लिए एक अभिनेता कहा। खैर, अब समीक्षाएं आ गई हैं और पता चला कि असली अभिनय तो सिर्फ पुतिन ही कर रहे थे। रूसी सेनाओं ने अब पुष्टि कर दी है कि उन्होंने शहर को पूरी तरह से खो दिया है। उन्होंने सिर्फ पीछे हटना ही नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने क्यों हार मानी, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। पता चला है कि जमीन पर मौजूद रूसी सैनिक वास्तव में पुतिन के झूठ पर विश्वास कर बैठे थे। वे सीधे यूक्रेनी घात क्षेत्रों में चले गए, यह सोचकर कि शहर पहले ही उनका हो चुका है। फिर उन्हें खत्म कर दिया गया क्योंकि उनके कमांडर इन चीफ ने सच मानने से इनकार कर दिया। यह उनके प्रचार का मामला है, जो वास्तव में उन सैनिकों को मार रहा है जिन्हें प्रेरित करना था। तो देखते हैं यह सब कैसे शुरू हुआ जब पुतिन ने दुनिया के सामने झूठ बोला। यह क्लिप है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक हफ्ता पहले जेलेंस्की ने कथित तौर पर स्टेल के पास एक वीडियो बनाया था। क्या वह कॉलम कुपियांस्क के पास है? कई लोगों ने सोचा कि वह वीडियो नकली था। क्या वह नकली है? जेलेंस्की ने इतने महत्वपूर्ण निर्णायक समय पर उसे प्रकाशित करने का फैसला कैसे किया? मैं उसका पीछा नहीं कर रहा, बस देख रहा हूं कि वह क्या कर रहा है। वह कलाकार है और प्रतिभाशाली भी, इसमें हैरानी नहीं। आप जानते हैं, वे कह रहे हैं यह ओबेलिस्क अब वैसा नहीं दिखता। लेकिन जैसा भी हो, यह ओबेलिस्क शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो दहलीज पर ही क्यों रुके रहें? अंदर आइए। अगर कुपियांस्क उनके नियंत्रण में है तो वहां क्यों न जाएं? यह 2 हफ्ते पहले की बात है, फिर बस कल ही क्रिसमस पर। हमारे पास रूसी सैनिक हैं जो कुपियांस्क जा चुके हैं, जो अब सार्वजनिक रूप से रूसी नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व को पुतिन से झूठ बोलने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि रूसियों से झूठ पुतिन नहीं बोल रहे थे, बल्कि सैन्य नेतृत्व पुतिन से झूठ बोल रहा है। सुनिए। मुझे कुजोवलेव और कुपियांस्क के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप सर्वोच्च कमांडर को बताते हैं कि शहर पर कब्जा हो गया है। ऐसा होता है कि 100 बहादुर लड़के मरते हैं, आपकी कुर्सी पर आग लगती है और आपकी जैकेट हीरो स्टार से फटती है। मैं अंतिम संस्कारों में ज्यादा जा रहा हूं, बजाय मानवीय सहायता के लिए जाने के। मुझे लगता है मिस्टर पुतिन को अभी जो हो रहा है उसकी पूरी जानकारी नहीं है। गोरासिमोव को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, साहस दिखाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, न कि इसे छुपाकर चुप रहना चाहिए, और न कि इसे रोकें और चुप रहें। अब कई रूसी विश्लेषक हैं जो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई। रूस इतनी जल्दी पीछे क्यों हटा? कुछ ने इसकी रिपोर्ट भी छापी है। उनमें से एक ये है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है कुपियांस्क के पास समस्याएं। नदी के पश्चिमी किनारे पर पुलहेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया गया है। यूक्रेनी टुकड़ी ने झूठी रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के प्रयास में दोनों शहरों के बीच घुसपैठ की है। यहां काम कर रही इकाइयों में से एक ने केवल दिसंबर में ही लगभग 150 जवान खो दिए, जब वे उस बस्ती के पास पहुंच रहे थे जिसे वे मुक्त मान रहे थे। उन्होंने मुक्त शब्द को उद्धरण में इसलिए रखा क्योंकि पुतिन दुनिया को बता रहे थे कि शहर मुक्त हो गया है, जबकि असल में वह यूक्रेनी नियंत्रण में था। अब यह बिल्कुल साफ है कि जब आपका राष्ट्रपति ऐसा कह रहा है तो सैनिक उस पर विश्वास करेंगे। रूसी सैनिक पुतिन पर क्यों विश्वास नहीं करेंगे? लेकिन इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुपियांस्क और उसके आसपास के इलाकों पर पूरी तरह से रूसी नियंत्रण होने के दावे सबसे पहले किए गए थे, उस समय जब न केवल कोई एकीकरण हुआ था, बल्कि उस क्षेत्र में केवल बहुत ही छोटे छोटे समूह ही सक्रिय थे। असल में शहर में न तो आज़ादी की घोषणा से पहले और न ही उसके बाद कोई सही तरीके से एकीकरण हुआ था। सफलताओं की योजनाबद्ध बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और गलत जानकारी ऊपर तक भेजने के कारण सबसे ऊंचे स्तर पर भी झूठे बयान दिए गए, क्योंकि ऊपर भेजी गई स्थिति रिपोर्टें गलत थीं। इसी वजह से कुपियांस्क को कब्जे में लेने और साफ करने के लिए जो रिजर्व जरूरी माने गए थे, उन्हें गैर जरूरी समझकर दूसरे सेक्टरों में भेज दिया गया। सीधे कहें तो पुतिन ने बहुत झूठ बोले थे। जो लोग शहर में घुस रहे थे उनके लिए कोई मदद नहीं आई, रूसी सैनिकों के लिए कोई सहायता नहीं थी। इसका मतलब था कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए
जवाबी हमले में इन रूसी सैनिकों से निपटना आसान रहा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब यूक्रेनी सशस्त्र बलों की विशेष इकाइयों ने उस जगह पर हमला किया जो मूल रूप से खाली थी, तो घुसपैठ करने वाले समूह उस बढ़त को रोकने में असमर्थ रहे क्योंकि सामने वाली सेना अधिक ताकतवर थी। स्पष्ट कारणों से यहाँ कोई भारी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वहां खोने के लिए शायद ही कोई था। लेकिन रिपोर्ट ने मुख्य सवाल पूछा, कौन झूठ बोल रहा है और किस मकसद से? यह झूठ कुपियांस्क में यूक्रेनी बलों को फायदा पहुंचा रहा है। अब ईमानदारी से कहें तो यह रिपोर्ट बहुत शैक्षणिक थी, है ना? उन्होंने सही शब्द नहीं चुने क्योंकि रूस ने बहुत मनोबल और सैनिक खो दिए। लेकिन दूसरे विश्लेषक अपने शब्दों को लेकर इतने सावधान नहीं थे। अगर मैं ऐसा कहूं तो इस रिपोर्ट को देखिए, कुपियांस्क की हालत बहुत खराब है और इस रिपोर्ट में कई गालियां हैं जिन्हें कह पाना मुश्किल है क्योंकि वो एक YouTube वीडियो के लिए बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग इसे वीडियो में देख सकते हैं। एक विश्लेषक का कहना है कि कुपियांस्क की सूचना मनोविज्ञान ऑपरेशन की वजह से है। पुतिन झूठ बोल रहे हैं। रूस ने खुद को हराया है, दुश्मन को नहीं। मुझे लगता है यही सब कुछ कहने का अच्छा तरीका है। अब यूक्रेन के लिए सिर्फ उस शहर पर कब्जा करने से भी बेहतर खबरें हैं जिसे पुतिन बहुत अहम मानते हैं। तो आप पूछेंगे इसका क्या फायदा है? आइए देखें। जैसे जैसे युद्ध की थकान रूस पर बढ़ती जा रही है, वॉशिंगटन के जरिए यूक्रेन को जल्दी और प्रतिकूल तरीके से आत्मसमर्पण करवाने की संभावना अब और भी दूर लगती है। इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। जहां रूस ने वार्ता प्रक्रिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से नए प्रतिबंधों में देरी करने और कीव के लिए समर्थन को धीमा करने के लिए किया है, वहीं उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सामरिक उपलब्धियां रणनीतिक सफलता में बदलने में असफल रही हैं। यूक्रेन के लिए भविष्य की उम्मीदें अब बेहतर हैं, लेकिन जेलेंस्की से जुड़े घोटाले, वॉशिंगटन की अनिश्चितता और यूरोप की असहमति से स्थिति अब भी नाजुक है। ये सभी बातें यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय समर्थन कमजोर करने का खतरा बढ़ाती हैं क्योंकि क्रेमलिन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और जमीनी हकीकतों में खाई बढ़ रही है। यह खाई इतनी बड़ी हो गई है कि इससे कुपियांस्क जैसी गंभीर सूचना विफलताएं हो रही हैं। एक लगातार कठिन होती आर्थिक स्थिति और मोर्चे पर प्रगति की कमी पश्चिमी देशों के लिए क्रेमलिन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव डालने का सबसे वास्तविक तरीका बनी हुई है। जैसे जैसे यह समय नजदीक आता है, 1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध से तुलना बढ़ जाती है। रूसियों के लिए यह बड़ी बात है क्योंकि उनके लिए सब कुछ महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के आसपास था। यहाँ एक रूसी विश्लेषक हैं जो आपा खो रहे हैं क्योंकि यह युद्ध जो पुतिन ने शुरू किया था, विशेष सैन्य अभियान, अब महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध से भी लंबा होने वाला है। वे कहते हैं 2 हफ्तों में यूक्रेन के साथ युद्ध सोवियत जर्मन युद्ध जितना लंबा हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध 1418 दिन चला। एसवीओ यानी विशेष सैन्य अभियान 1400 दिनों से चल रहा है और महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के 1400वें दिन सोवियत सेना बर्लिन के पास पहुंची और विशेष सैन्य अभियान के 1400वें दिन हमला शुरू किया। पुतिन ने अभी अभी कुपियांस्क में गड़बड़ कर दी। रूसी सेना वास्तव में पीछे हट रही है, सिर्फ कुपियांस्क में ही नहीं गड़बड़ हो रही। अब कल क्रिसमस था और मैं कुछ अच्छी खबर साझा करना चाहता हूं जो क्रिसमस पर हुई। हमारे पास वॉरेन बफेट के बेटे हॉवर्ड बफेट कुपियांस्क मोर्चे पर आए थे। हॉवर्ड बफेट ने यूक्रेन की मदद के लिए अब तक 15 अरब दान किए हैं और यह राशि रोज बढ़ रही है। वास्तव में वे यूक्रेन की रक्षा के सबसे बड़े व्यक्तिगत दानकर्ता हैं। मैंने इसे देखा, उजागर करने का इरादा नहीं है और इनके सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब है कि अगर हम में से हर कोई सिर्फ एक दान करे तो हम यूक्रेन के लिए 2 अरब जुटा सकते हैं। यह हॉवर्ड बफेट की अब तक की दान राशि से अधिक है और अच्छे मकसद के लिए है। यह सिर्फ हॉवर्ड बफेट को पछाड़ने की बात नहीं है, यह यूक्रेनी बच्चों, उनके भविष्य और उनकी शिक्षा के लिए है। हमने यूनाइटेड 24 के साथ साझेदारी की है ताकि यूक्रेनी बच्चों के सीखने के माहौल की सुरक्षा के लिए धन जुटाया जा सके। रूस यूक्रेन के स्कूलों और किंडरगार्टन पर लगातार बमबारी करता है। इसी वजह से इस अभियान से जो पैसा हम जुटाएंगे वह आधुनिक बम शेल्टर, पावर जनरेटर और जो भी जरूरी चीजें हैं ताकि शिक्षा बिना किसी रुकावट के जारी रह सके, उन सब पर खर्च किया जाएगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस अभियान में मदद करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके दान कर सकते हैं। बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए।
मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।